नमस्कार बच्चों। आज मैं पहली बार प्रयास कर रही हूँ कि कोविड-19 के इस दौर में मैं आपके लिए फ़िज़िक्स की कुछ टीचिंग मटेरियल उपलब्ध करा सकूँ। और सबसे पहले जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो तुमने पहले पढ़ा है 9th क्लास में, 10th क्लास में, उससे हम आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं प्रकाश की मूलभूत चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ सबसे पहले टॉपिक लिखा है किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। मतलब समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअली प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का मतलब है जो वस्तुएं हम देख पा रहे हैं उनको देखने के लिए जो ऊर्जा उत्तरदायी है वही प्रकाश है। तो मैंने इसकी छोटी सी परिभाषा लिखी है, हालांकि बहुत बेसिक परिभाषा है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को देखने हेतु उत्तरदायी है। आपको यही डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि आप जो कुछ भी अपने आसपास देख पाते हैं उसके लिए कौन सी ऊर्जा उत्तरदायी है? प्रकाश ऊर्जा। तो यही प्रकाश की परिभाषा है। अगली चीज़, अब हम जानना चाहेंगे प्रकाश की ऊर्जा की प्रकृति क्या है। तो आपने थोड़ा बहुत परिचय पढ़ा है 10वीं क्लास में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारा का, और चुंबकीय ऊर्जा का यानी मैग्नेटिक एनर्जी का। तो ये इन दोनों का मिला जुला रूप है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कण प्रकृति यानी प्रकाश अभी तक एक तरह से पहेली है हमारे लिए। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें ये कण की तरह व्यवहार करता है और कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनमें हमें इसकी तरंग प्रकृति से व्याख्या करनी पड़ती है। तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति है, तरंग भी और कण भी। ये आप याद रखेंगे। तीसरी चीज़ है तरंग दैर्ध्य, जो तरंग प्रकृति से संबंधित है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी एक तरंग की लंबाई। आपको जब हम तरंगों के बारे में पढ़ाते हैं तो श्रृंग, गर्त, संपीड़न, विरलन बताते हैं। तो ये वही दूरी है। इसकी तरंग दैर्ध्य है दृश्य प्रकाश के लिए, क्योंकि जब हम वस्तुओं को देखने की बात कर रहे हैं तो हम कौन से प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं? दृश्य प्रकाश के बारे में। तो दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य है 400 नैनोमीटर, बहुत छोटी इकाई है दूरी की, से 760 नैनोमीटर लगभग। अलग अलग बुक्स में आपको इसकी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत डिफरेंट मिल सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यही होता है कि 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक इसकी तरंग दैर्ध्य है। यानी प्रकाश बहुत सूक्ष्म दूरी है, इसकी तरंगें बहुत कम दूरी की हैं। अगली चीज़, एक शब्द है स्पेक्ट्रम, जो आपने सुना होगा। जब भी हम इंद्रधनुष देखते हैं तो हम ये स्पेक्ट्रम को बहुत साफ देख पाते हैं। प्रकृति में 7 रंग, उनका निश्चित क्रम, इस समूह को ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो देखिए, दृश्य प्रकाश के लिए 7 रंगों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। इंग्लिश में और हिंदी में आप दोनों याद करेंगे, विबग्योर, VIBGYOR। हिंदी में बैनी आह पीनाला, ये आप कक्षा 10 में, कक्षा 9 में और छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको याद करना है। ये सभी आपके सिलेबस में है। तो ये बैंगनी से लेके लाल तक तरंग दैर्ध्य तो बढ़ती जाती है और आवृत्ति घटती जाती है। आपने एक सूत्र आपको याद है, V = न्यू लैम्डा, तरंग वेग समीकरण। उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि न्यू और लैम्डा दोनों एक जगह आ रहे हैं। अगर मैं लैम्डा के लिए इसको व्यवस्थित करूं तो ये V/न्यू हो जाएगा। यानी लैम्डा और न्यू एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अगर बढ़ती दिशा में तरंग दैर्ध्य है तो इसी दिशा में आवृत्ति घटेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके IIT के क्वेश्चंस बहुत सारे इस पर डिपेंड हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे कि बैंगनी से लाल तक तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और आवृत्ति कम होती है। ठीक है, चलिए अगली चीज़ है वेग, जो आप सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो अब तक ज्ञात सर्वाधिक वेग है। ये सबसे तेज वेग है प्रकाश। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, छोटे लेवल पर पूछा जाता है, पर एक बेसिक क्वेश्चन है कि प्रकाश निर्वात में गमन क्यों कर पाता है। उसका आंसर है क्योंकि इसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कहीं भी गमन कर सकती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। छोटा 1 लाइनर क्वेश्चन, आधा नंबर का या 1 नंबर का पूछा जाता है कि वाई लाइट कैन ट्रेवल इनटू वैक्यूम। प्रकाश निर्वात में गमन क्यों कर सकता है? क्योंकि इसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग की है
जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब यही चीज़ आप अगर ध्वनि के लिए कहेंगे तो आप नहीं कर सकते। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती क्योंकि उसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य है, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये आप याद रखेंगे। अगली चीज़ संचरण। संचरण मतलब तरंग कैसे प्रवाहित होती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैंने प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको बताई, इसकी तरंग लंबाई, इसको समझ सकते हैं आप 400 नैनोमीटर माइनस की पावर्स में बहुत छोटी 0.00000 करके इसमें आएगा। तो इसका मतलब बहुत छोटी दूरी है। अपनी दैनिक जीवन की जितनी भी दूरियां हैं उनकी तुलना में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। इतनी छोटी तरंग दैर्ध्य जब एक साथ चलेगी तो हमें कैसी लगेगी? सीधी रेखा। हम उसके उतार चढ़ाव देख ही नहीं पाएंगे। तो यही कारण है कि प्रकाश हमेशा जब भी हम किरण चित्रों में दिखाते हैं सीधी रेखा में गमन करता है। अगली चीज़ 2 डेफिनेशंस और उनमें अंतर जो आपको याद रखना है, प्रकाश की किरण और प्रकाश पुंज। देखिए आखिरी चीज़ है ये, प्रकाश किरण मतलब रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का सीधी रेखा में गमन का प्रतीक। सिंपल देखिए, एक लाइन खींचिए और उस पर एक तीर का चिन्ह लगाइए। सीधी रेखा खींच के तीर का चिन्ह दिशा प्रदर्शित करता है और सीधी रेखा प्रकाश के सीधे जाने को प्रदर्शित करती है। तो इस इकलौती लाइन को, यानी अकेली एक लाइन आपने अगर एरो के साथ, तीर के चिन्ह के साथ खींच रखी है तो वो है प्रकाश की किरण। अगली चीज़ लास्ट, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी किरणों का समूह ही प्रकाश पुंज है। जितनी भी घटनाएं प्रकाश से संबंधित हैं वो एक किरण से नहीं होती, बहुत सारी किरणें एक साथ आती हैं। लेकिन चूंकि समझने में हमें आसानी रहे इसलिए हम एक किरण लेते हैं, और जब हम बहुत सारी किरणों का पुंज वास्तव में दिखाना चाहें तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज समूह। बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ दिखाना। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको प्रकाश के बारे में पढ़ने से पहले समझनी भी है और याद भी करनी है। उम्मीद है आप ज़रूर याद करेंगे। अब मैं पहले टॉपिक की तरफ चलती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है, और वो है प्रकाश की पहली सबसे सरल घटना जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और वो है परावर्तन। तो पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ परावर्तन। साथ साथ में मैं आपको इसकी इंग्लिश टर्म्स भी बताती जाऊंगी ताकि आप वो भी याद रखें, क्योंकि आगे जब आप बड़े स्तर पर जाएंगे तो फिजिक्स ज़्यादातर अंग्रेजी में भी आपको मिलेगी। रिफ्लेक्शन आप याद रखेंगे, और ये चीज़ आपने पहले पढ़ी है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का जो परिघटना उत्तरदायी है वो कौन सी है? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। नाम से स्पष्ट है, पर आवर्तन, वापस लौट आना। तो देखिए कोई भी समतल सतह, इस सतह को मैं ऐसे प्रदर्शित कर रही हूँ, और सतह का नाम मतलब कोई भी दर्पण भी हो सकता है। अभी आप दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो मैंने इसको एक्चुअली दर्पण की तरह लिया है। शीशा जिसमें हम सुबह मुंह देखते हैं, इसको मैं कह रही हूँ M1 M2। ठीक है, एक किरण ले रही हूँ सिर्फ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हालांकि दैनिक जीवन में किरण नहीं पुंज एक साथ आपतित होता है प्रकाश का, क्योंकि सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ लाइट है, ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश ऊर्जा का, वो सन है, सूर्य, और वहाँ से हम एक किरण की उम्मीद नहीं करेंगे, बहुत सारी एक साथ आती है। तो एक्चुअली बहुत सारा प्रकाश एक साथ गिरता है, लेकिन जब हम किरण चित्रों में उसको दिखाते हैं तो हम एक किरण लेते हैं। तो ये जो किरण आ रही है किसी बिंदु पर टकरा रही है और फिर वहाँ से उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। प्रकाश की किरण का किसी माध्यम में उपस्थित किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब ये किरण ऑब्वियसली क्योंकि ये आ रही है तो इसको हम कहेंगे आपतित, जो आकर गिरी है। पतित मतलब गिरना, तो आपतित किरण। जो जा रही है उसको हम कहेंगे परावर्तन के बाद परावर्तित किरण। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिस बिंदु पे ये दोनों मिल रहे हैं समतल सतह पे, ये समतल सतह है, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। और जिस बिंदु पे ये दोनों मिलते हैं सतह के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो मैं रेखा खींचती हूँ
उसको हम कहते हैं अभिलंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभिलंब। पॉइंट वो बिंदु जहाँ पर सभी चीज़ें आकर मिल रही हैं, तीनों रेखाएं आकर मिल रही हैं, वहाँ पर समतल सतह के लंबवत हम जो रेखा खींचते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे आने वाली किरण का और जाने वाली किरण का कोण पता लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभिलंब के साथ आपती किरण का कोण I यानी आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब के साथ जाने वाली परावर्तित किरण का कोण R यानी परावर्तन कोण कहलाता है। तो कोण I होगा आपतन कोण और कोण R होगा परावर्तन कोण। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं वापस से इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे जो थोड़ी सी कठिन चीज़ें आएंगी उनको समझने में आपको आसानी हो। तो ये पहली चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये आपके वाइवा के लिए, जो प्रैक्टिकल के बाद आपका वाइवा होगा उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे जो जनरली मिस्टेक्स करते हैं वो मैं बता रही हूँ। इस कोण को वो कई बार I लिखते हैं, इस वाले को, गलत, ठीक है। हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण लेना है, समतल सतह और आपतित किरण के बीच का कोण नहीं लेना। जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे और आपको आपतन कोण बनाना होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अभिलंब सबसे पहले खींचकर उसके साथ किरण का कोण बनाना है, समतल सतह के साथ कोण नहीं बनाना है। तो अब आपको परावर्तन समझ में आ गया। इसकी परिभाषा आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। किसी माध्यम में किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाना। मैं सिर्फ थोड़ी बहुत परिभाषा आपको बता रही हूँ कि ये तो आपको मेरे बोलते ही याद हो जानी चाहिए, पहले से भी आपने पढ़ी है। तो ध्यान ये रखना है, एक ही माध्यम में होगा ये, इसमें दो माध्यम नहीं होंगे। जब दो माध्यम आ जाएंगे तो हम प्रकाश की दूसरी घटना की तरफ चलेंगे जो अपवर्तन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमेशा एक ही माध्यम में होता है, उसी माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी, उसी में सतह से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं। वो है परावर्तन के नियम, जो आपको छोटे क्वेश्चंस में आते हैं। जब आप 12th क्लास का पेपर देंगे तो बहुत छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, उनमें ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ आपको जल्दी से परावर्तन के नियम बता देती हूँ। परावर्तन के नियम, पहला नियम, दोनों कोण यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये नियम है और इसको बहुत ध्यान से याद करना है। क्वेश्चन सिंपल नहीं आते हैं, ये चीज़ें बहुत सरल हैं, लेकिन जब इन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको समझ में कितना आया है उसकी टेस्टिंग होगी। क्योंकि मैं अभी इसको पढ़ाने के बाद एक दो सैम्पल प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगी और तब आपको पता चलेगा कि इसको समझना क्यों ज़रूरी है। सरल होने के बावजूद क्वेश्चंस में ये थोड़ा कठिन हो सकता है अगर आप समझ नहीं रहे हैं। तो समझिए कि हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, और कोण किसके साथ बनेगा? अभिलंब के साथ। दोनों कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनेंगे। दूसरा नियम, समतल सतह पर आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होंगे। यानी एक ही समतल पे तीनों मिलेंगे। ऐसा नहीं जैसे ये एक समतल है और एक किरण इधर जा रही है तो दूसरी कोण इधर चली जाए, एक ही समतल में दोनों होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि तीनों चीज़ें एक ही समतल में, एक ही बिंदु पर और एक ही तल में मिलेंगे। ये परावर्तन के दो नियम हैं। अब हम एक छोटी सी समस्या यहाँ पर करते हैं। SP1,
ध्यान से देखेंगे आप। हालांकि अब जब मैं, क्योंकि आपको लाइव नहीं पढ़ा पा रही हूँ तो आपके आंसर्स मेरे तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूँगी आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे क्वेश्चन लिखते ही सोच लेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन है, यदि किसी समतल सतह पर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? किरण चित्र बनाकर बताइए। अब जैसे सामान्य आंसर जो बहुत सारे बच्चे जल्दी से सोचेंगे, अभिलंबवत, आप इसको सोचेंगे 90 डिग्री पे गिर रही है, 90 डिग्री आंसर होगा। 90 डिग्री आपतन कोण हो गया, 90 डिग्री परावर्तन कोण होगा। लेकिन इसमें आपको शब्दों पे ध्यान देना है। अभिलंबवत, इसका मतलब अभिलंब के साथ, और कोण हम किससे नापते हैं? अभिलंब से कितना इधर उधर जा रहा है। तो आप इसका कोई किरण चित्र देखिए। M1 M2, सबसे पहले आप अभिलंब खींचेंगे। हमेशा परावर्तन का किरण चित्र बनाने से पहले आपको अभिलंब खींचना है। प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंबवत का मतलब ये नहीं है कि इसके साथ 90 डिग्री पे, अभिलंबवत का मतलब है अभिलंब से कितने डिग्री पर। तो वत का मतलब अभिलंब के साथ ही, तो जहां अभिलंब है वहीं किरण चलेगी। तो एंगल कितना हुआ? आपतन कोण कितना हुआ? 0। ये इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री तब होता जब अभिलंब से लंबवत आपतित होती। यहाँ तो लिखा हुआ है अभिलंबवत। अभिलंबवत का मतलब है बिल्कुल अभिलंब के साथ ही वो आ रही है। जब वो अभिलंब के साथ आएगी तो हमको पता है नियम से कोण R भी 0 होगा। इसका मतलब इधर उधर किधर भी नहीं जाएगी। 0 का मतलब इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये तो हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जिसमें अभिलंबवत आपतित किरण है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण 0 है और परावर्तन कोण भी 0 है, यानी किरण अपने पूर्व पथ पर लौट जाएगी। तो ये परावर्तन की पहली सैंपल प्रॉब्लम थी जिसमें आपने देखा कि शब्दों को समझ के आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण को निश्चित करना है और फिर किरण चित्र बनाना है। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करते हैं, सैंपल प्रॉब्लम 2। यदि प्रकाश किरण समतल सतह पर नब्बे डिग्री के आपतन कोण पर आपतित हो तो परावर्तन किस प्रकार होगा? किरण चित्र बनाइए। स्पष्ट है, ऐसे क्वेश्चन में अपन को पता है कि 90 डिग्री पर आपतन है, यानी अभिलंब से 90 डिग्री पर किरण गिरेगी। तो हम इसका किरण चित्र बनाते हैं। ये आपका दर्पण हो गया M1 M2। ये सबसे पहले आपको अभिलंब खींचना है क्योंकि कोण हम उसी से डिसाइड करेंगे। इस पॉइंट को मान लो मैं B कहती हूँ। अब इसके 90 डिग्री का मतलब है बिल्कुल सतह के समांतर ये, क्योंकि तब ये कोण I बराबर 90 डिग्री होगा। और जब कोण I बराबर 90 डिग्री होगा तो कोण R भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो इधर से भी 90 डिग्री के कोण पे, यानी इस पाथ पे, जो कि इसको आगे तो जाना नहीं है, तो ये इधर वापस आ जाएगी। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो समतल सतह के समांतर बिल्कुल उसी सतह पर किरण
आपतित होगी और उसी दिशा में वापस लौटेगी। तो इस तरीके से आप परावर्तन का बेसिक नॉलेज लेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनते हैं, और उसी के साथ आप समझकर क्वेश्चन को, शब्दों को समझकर किरण चित्र बनाएंगे और आपतन और परावर्तन कोण का मान याद करेंगे। आज का ये बेसिक सेशन था प्रकाश का। कल से हम और जटिल समस्याओं की तरफ बढ़ेंगे। आज आप इतना याद कर लें, अगली बार मैं फिर आपके फिजिक्स सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट परावर्तन की कुछ और परिघटनाएं, जिनमें हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ डेरिवेशंस करेंगे, वो लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।